Hello students, today we are going to discuss about pre-formulation stability analysis, and this is the last topic in the first unit of pre-formulation. Now, what are the applications of pre-formulation stability studies? They improve the integrity of the drug product and they help in preventing the alteration in any physical, chemical or pharmacological property of the drug. तो प्री फॉर्मुलेशन के दौरान जब हम स्टेबिलिटी स्टडीज परफॉर्म करते हैं तो उनसे हमें क्या हेल्प मिलती है, उसके ज़रिए हम अपने जो फाइनल प्रोडक्ट बनने जा रहा है उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं और आगे होने वाले कोई फिजिकल केमिकल जो अल्टरेशन आ सकते हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन स्टडीज को हम कहते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टेबिलिटी स्टडीज। नाउ जब ये स्टडीज की जाती है या जब कोई स्टेबिलिटी स्टडीज की जाती है, व्हाट कैन बी द फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबियल चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? तो तीन तरह के चेंजेस आ सकते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल। फिजिकल में क्या हो सकता है? देयर कैन बी चेंज इन द मेल्टिंग पॉइंट, देयर कैन बी चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस, देयर कैन बी चेंज इन द पार्टिकल साइज, ऑल्टरेशन ऑफ क्रिस्टल बिहेवियर जिसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, कलर में चेंजेस आ सकते हैं। अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करें, देयर कैन बी सम केमिकल डिग्रेडेशन, कोई ड्रग की केमिकल डिग्रेडेशन हो सकता है जिससे कि बाद में उसका ऐसे परफॉर्म किया जाए तो जो अमाउंट है ड्रग का वो कम आएगा, तो क्योंकि उसमें कुछ डिग्रेडेशन हुआ है। थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजिकल माइक्रोबियल चेंजेस, इसमें कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो सकता है या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो देयर कैन बी इंक्रीज माइक्रोबियल लोड। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि स्टेबिलिटी स्टडीज में आते हैं। नाउ क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं स्टेबिलिटी स्टडीज में? फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, सेकंड इज सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी एंड थर्ड इज ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी स्टडीज। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग ईच टाइप इन डिटेल। सो स्टार्टिंग विद द सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस। इन दिस केस ये हेल्प करता है हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेबल स्टोरेज कंडीशन ऑफ द ड्रग इन सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में उसको स्टोर करने की क्या स्टेबल कंडीशंस हैं वो हमें इसमें पता चलता है। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपैटिबल एक्सिपिएंट्स, यानी वो कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हैं जो कि हमारे ड्रग के साथ कंपैटिबल हैं, जो कि उस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। तो अलग अलग टाइप की फॉर्मुलेशन, अलग अलग टाइप के डोजेस फॉर्म के लिए हमें अलग टाइप के एक्सिपिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम देखते हैं इसमें कि विच आर द एक्सिपिएंट्स विच आर कंपैटिबल विद आवर ड्रग, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दैट मे अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग। वो कौन सी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारी ड्रग की स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। ये कहलाता है आपका सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी एनालिसिस। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं? फर्स्ट इज एलिवेटेड टेम्परेचर स्टडीज। अलग अलग टेम्परेचर्स में उसको स्टडी करते हैं। रूम टेम्परेचर हो सकता है आपका, लो टेम्परेचर हो सकता है और बहुत हाई टेम्परेचर में उसको रख के उसकी स्टडीज की जाती है। सेकेंड इज स्टेबिलिटी अंडर हाई ह्यूमिडिटी। सो ऐसी कंडीशंस बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा हो, वहां पर उसको स्टोर करके देखते हैं कि ड्रग हमारी स्टेबल है या फिर नहीं है। Then we have the photolytic stability, which means whether our drug is stable when it is exposed to light. And the last is stability to oxygen, whether the drug is stable in the presence of oxygen or not. तो ये आपके ये सारी स्टडीज जो हैं वो की जाती हैं आपकी सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी स्टडीज। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी स्टडीज। इसमें हम क्या करते हैं? दिस प्रोवाइड एविडेंस ऑफ एनी अननोन लिक्विड विच में क्रिएट अ चैलेंज फॉर अवर फॉर्मुलेशन। हमारी फॉर्मुलेशन में कौन सा ऐसा लिक्विड प्रेजेंट है जिसके कारण वो एक चैलेंज की तरह हमें सामने आ सकता है हमारी फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने में। तो हमें उस सॉल्वेंट को, उस लिक्विड को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड, वी हैव टू आइडेंटिफाई द कंडीशंस व्हिच आर नेसेसरी फॉर अ स्टेबल सॉल्यूशन। हमारी ड्रग सॉल्यूशन फॉर्म में स्टेबल है या नहीं है, किन कंडीशंस में स्टेबल हो सकती है। ये हो सकता है कि हमारी सॉलिड फॉर्म में स्टेबल है,
अगर उसको हम सॉल्यूशन फॉर्म में कर रहे हैं तो स्टेबल ना हो। इसलिए दोनों तरीके से हमें देखना है। अगर वो सॉलिड फॉर्म में स्टेबल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में जाके भी स्टेबल हो। इसलिए हम सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी स्टडीज को परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? इसमें फर्स्ट है आपका पीएच स्टेबिलिटी स्टडीज। पीएच स्टेबिलिटी स्टडीज में we determine the decay of the drug at the extremes of pH and temperature. pH की एक्सट्रीम कंडीशंस में ले जाते हैं ड्रग को, टेम्परेचर की एक्सट्रीम कंडीशंस में ले जाके फिर हम देखते हैं कि हमारी ड्रग डिग्रेड हो रही है या नहीं हो रही है। तो 3 कंडीशंस ऐसी जिनमें हम स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज 0.1 नॉर्मल HCl, हाईली एसिडिक कंडीशन एट 90 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड इज कंडीशन वाटर न्यूट्रल pH at 90 degree Celsius, and third is 0.1 normal NaOH at 90 degree Celsius. So एक basic acidic और neutral conditions pH के ले रहे हैं और एक high temperature range ले रहे हैं 90 degree Celsius, उस पे ये study की जाती है। So in the solution stability study, the next is ionic strength, and this parameter is done especially for the parental preparations. What is ionic strength? It is the sum of molarities of each ion and the square of their charges. Basically, this ionic strength represents the electric charges in the drug. So these electric charges, they can affect the normal physiology of the body fluids. So ionic strength should be compatible with the body fluids. जो ionic strength हमारे प्रोडक्ट की हम बात करें parental preparations की, तो वो जो रिक्वायर्ड है उतनी होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो बॉडी के फ्लूइड्स को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट इज द पीएच रेट प्रोफाइल। इट इज डन टू फाइंड द पीएच ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी। हमें वो पीएच पता करनी है जिसपे हमारा सॉल्यूशन मैक्सिमम स्टेबल है। फॉर दिस वी कैन यूज वेरियस बफर्स टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ पीएच। डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशंस प्रिपेयर करके उसमें हमें पता लगाना है वो कौन सा पीएच है इसमें हमारा सॉल्यूशन जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है। Then we have the hydrolysis. So in this case we have to find whether our solution or the drug is susceptible to hydrolysis. उसके लिए क्या करते हैं हम? We heat the solution of the drug in water, dilute acid and dilute base. तो 3 तरह से सॉल्यूशंस को हीट करते हैं, फिर हमें पता चल जाता है कि हमारी ड्रग जो है वो उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, या फिर किसी पीएच की वजह से उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। इसलिए हम उसको वाटर के साथ साथ एसिड और बेस के प्रेजेंस में भी उसको हीट करते हैं। नेक्स्ट इज फोटोलाइटिक स्टेबिलिटी। अगेन इट इज चेकिंग द स्टेबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, whether the solution is stable or not. Next is oxidative stability. Whether the solution is stable in the presence of oxygen. We determine by comparing the solution heated with or without flushing the oxygen. हम solutions को 2 तरह से हीट करते हैं। एक उसमें ऑक्सीजन फ्लश नहीं की जाती है और दूसरे केस में ऑक्सीजन को फ्लश किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन फ्लश करने से कुछ स्टेबिलिटी इश्यूज तो नहीं आ रहे। तो ये था हमारा सॉल्यूशन स्टेट स्टेबिलिटी स्टडीज। लास्ट जो हम करते हैं स्टेबिलिटी एनालिसिस, दैट इज ड्रग एक्सिपेंट इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, हमें जब भी कोई फॉर्मुलेशन बनानी होती है तो हमें एक ड्रग चाहिए जिसे हम कहते हैं एपीआई और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, साथ साथ हमें एक्सिपेंट्स भी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि डोजेज फॉर्म किस टाइप की, सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है, इमल्शन है, टैबलेट है, कैप्सूल है, ऑइंटमेंट है, क्रीम है, क्या है। तो एक ड्रग के कई सारे फॉर्मुलेशंस बन सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, और अलग टाइप के डोजेज फॉर्म के लिए हमें अलग टाइप के एक्सिपेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो हम ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे एक्सिपेंट्स लिए और मिला के फॉर्मुलेशन बना दी। हमें चेक करना है कि वेदर हमारा ड्रग जो है वो एक्सिपेंट के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। अगर कंपैटिबल नहीं है तो हम एक्सिपेंट यूज नहीं कर सकते। तो होता क्या है, जब ड्रग और एक्सिपेंट्स आपस में मिलते हैं, दे कैन अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है, और देयर कैन बी सम फिजिकल इंटरेक्शन, कोई फिजिकल इंटरेक्शन भी हो सकता है। तो चाहे केमिकल इंटरेक्शन हो या फिजिकल इंटरेक्शन हो, उससे क्या होगा,
our compound can become less active, हमारा जो ड्रग है वो less active हो सकती है, और it can become inactive, और sometimes it can also become toxic. कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाए, कुछ केमिकल चेंजेस आ जाए इससे कि ड्रग हमारी टॉक्सिक भी हो सकती है। इसलिए हम ये ड्रग एक्सिपिएंट इनकम्पैटिबिलिटी स्टडीज करते हैं। इसको करने की 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज डीएससी। डीएससी मैंने आपको जब पार्टिकल फिजिकल फॉर्म पढ़ाई थी और पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाया था तब भी मैंने डीएससी के बारे में बताया था आपको। द फुल फॉर्म ऑफ डीएससी इज डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम पता लगाते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मींस कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या कितनी एनर्जी रिलीज हुई, हमें पता लगाते हैं। तो उसमें हम कंपेयर करते हैं हमारी प्योर ड्रग का, और हम 1:1 के रेशियो में ड्रग और एक्सिपिएंट को लेते हैं। दोनों की डीएससी स्टडीज की जाती है जिसमें कि हमें मेल्टिंग, वो ड्रग मेल्ट होती है और उससे उसकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमें पता चलती है। अगर जो ग्राफ आया है डीएससी का वो सेम है, आइडेंटिकल, इट मींस देयर आर नो इंटरेक्शन। अगर डीएससी का कर्व में कुछ चेंजेस आए पीक्स में, इट मींस देयर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड एक्सिपिएंट। ये हो गया। नेक्स्ट मेथड है XRPD। ये भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, दैट इज एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, अगर हम टैबलेट्स प्रिपेयर कर लें मान लीजिए, तो कंप्रेशन के दौरान हम आगे पढ़ेंगे टैबलेट्स में डिटेल में। अभी जैसे वेट ग्रेनुलेशन ग्रेन्यूल्स बनाए हमने, उसके बाद उनको कंप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। तो उस दौरान क्या हो सकता है, कई बार फिजिकल फॉर्म्स चेंज हो सकते हैं हमारे ड्रग के। हो सकता है हमारी ड्रग क्रिस्टलाइन नेचर की हो या वो एमॉर्फस हो जाए, ये एमॉर्फस की है वो क्रिस्टलाइन हो जाए। ये सब कुछ हमें पता चलता है एक्सरे पाउडर डिफ्रैक्शन से, जिसमें एक्सरे पास करते हैं पाउडर में, और उसमें वो जो लाइट को डिफ्रैक्ट करती है उसका एक पैटर्न आता है, क्रिस्टलाइन का अलग आता है, एमॉर्फस का अलग आता है। तो अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं पैटर्न में, इट मींस देयर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड द एक्सिपिएंट। लास्ट टेक्निक है आपकी TLC, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो आपने पहले एनालिसिस में पढ़ी होगी। उसमें हम RF वैल्यू निकालते हैं प्योर ड्रग का, और उसका ड्रग और एक्सिपिएंट का कॉम्प्लेक्स बना के डिफरेंट रेशियोज में उसकी RF वैल्यू निकालते हैं। अगर RF वैल्यूज सेम आई, इट मींस देयर इज नो इंटरेक्शन। अगर RF वैल्यू में चेंजेस आ रहे, इट मींस देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द ड्रग एंड एक्सिपिएंट्स। तो ये थी आपकी स्टेबिलिटी स्टडीज व्हिच आर कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्री फॉर्मुलेशन। तो अब तक हमने प्री फॉर्मुलेशन में बहुत सारी चीजें कवर की हैं, जिसमें आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, और आज हमने पढ़ी स्टेबिलिटी स्टडीज। मैं एक बार आपको और रिवाइज कर रहा हूँ। प्री फॉर्मुलेशन मींस ऑल द स्टडीज व्हिच आर कंडक्टेड बिफोर द फॉर्मुलेशन, व्हिच आर डन टू मेक अ सेफ, इफेक्टिव एंड स्टेबल डोजेज फॉर्म। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम फॉर्मुलेशन बना देंगे, तो हमारा टाइम के साथ साथ हमारी मनी भी वेस्ट होगी और हमें एक सेफ, इफेक्टिव और स्टेबल फॉर्मुलेशन नहीं मिलेगी। तो इसी कारण ये सारी स्टडीज की जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज। थैंक यू सो मच।